इस वीडियो में हम देखेंगे एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जो है असिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो स्टार्ट करते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन। एक मिनट। Asymptotic notations big O, theta and omega allow us to analyze an algorithm's running time। तो asymptotic notation जो है वो एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को एनालाइज करने में यूज होता है। ठीक है। asymptotic notation is a shortened way to represent the time complexity। asymptotic notation का यूज करके आप जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्गोरिदम्स ग्रोथ रेट। ठीक है। असिम्प्टोटिक नोटेशन को जो है ग्रोथ रेट से भी जाना जाता है। असिम्प्टोटिक नोटेशन आर यूज टू कैरेक्टराइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करके आप जो एल्गोरिदम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कैरेक्टराइज कर सकते हो। दूसरा, टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू और मोर एल्गोरिदम सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। और असिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज़ करके कोई सेम प्रॉब्लम को दो या फिर दो से ज़्यादा एल्गोरिदम से सॉल्व करते वक्त उसकी परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो ये था पूरा असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। अब आते हैं कि 1 मिनट, इसमें दिख नहीं रहा है, ये वाला ही सही है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्स ऑन रनिंग टाइम। ठीक है। अब देखते हैं, इसमें पहला बाउंड है हमारा लोअर बाउंड। लोअर बाउंड एल ऑफ एन एल्गोरिदम डिफाइंस द मिनिमम टाइम रिक्वायर। ठीक है। लोअर बाउंड क्या है? कोई एल्गोरिदम है, उसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो मिनिमम टाइम लगता है उसे हम कहेंगे लोअर बाउंड। ओके। It is not possible to have any other algorithm for the same problem whose time complexity is less than L of n। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दूसरा एल्गोरिदम जो है, जो भी हमारा लोअर बाउंड है, उससे कम टाइम में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है। यानी एग्जांपल के लिए मान लो एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 सेकंड का टाइम लगता है। लोअर बाउंड जो है वो 3 सेकंड का है। ठीक है। अब सेम वही प्रॉब्लम कोई दूसरे एल्गोरिदम से 2 सेकंड में सॉल्व हो सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट सिंपली पॉसिबल। ठीक है। तो ये होगा हमारा एल ऑफ एन या फिर लोअर बाउंड। ओके। तो लोअर बाउंड में क्या होगा? कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एल्गोरिदम को जो मिनिमम टाइम लगता है उसे हम कहेंगे लोअर बाउंड। और अपर बाउंड में क्या होगा? कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एल्गोरिदम को जो मैक्सिमम टाइम लगता है उसे हम कहेंगे अपर बाउंड यू ऑफ एल। ओके। वी कैन ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम इन एट मोस्ट यू ऑफ एन टाइम। ठीक है। आप यू ऑफ एन टाइम के अंदर सॉल्व कर ही सकते हो क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम है। ओके। टाइम टेकन बाय अ नोन एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वर्स्ट विथ वर्स्ट केस इनपुट गिव्स द अपर बाउंड। ठीक है। जब आप वर्स्ट केस के इनपुट देते हो तो उसके अंदर जो एल्गोरिदम है उसे मोस्टली चांस यही कि अपर बाउंड ही मिलेगा। ओके। तो ये था लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में। अब आते हैं ओ नोटेशन या फिर बिग ओ नोटेशन या फिर अपर बाउंड। ठीक है। द बिग ओ नोटेशन इज यूज टू डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। ओके। ये कैपिटल ओ है। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अपर बाउंड ऑफ एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम। ठीक है। इसके अंदर आपको ये याद रखना है, अगर ओ है तो आपको यहाँ पर याद रखना है यू, यानी अपर बाउंड। ओ है तो आपको यू याद रखना है, ओ यू। ओके। द फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल्स टू O of g of n, read as f of n is big O of g of n if and only if exists a positive constant c and n not such that f of n less than equals to c into gn, g of n less than equals to, sorry, n greater than equals to n not। ठीक है। ये मेन चीज़ है इसमें, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू सी डॉट जी ऑफ एन, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। जी ऑफ एन इज असिम्प्टोटिकली अपर बाउंड फॉर एफ ऑफ एन। ठीक है। ये भी मेन पॉइंट है। जो जी ऑफ एन है वो क्या होगा? हमारा असिम्प्टोटिकली अपर बाउंड। ठीक है। अपर बाउंड होगा फॉर एफ ऑफ एन। और यहाँ पे वापस वही फॉर्मूला लिखा गया है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू big O of g of n implies f of n less than equals to c into g of n। ओके। ये आपको याद कर लेना है। और अब यहाँ पे ग्राफ के ऊपर आते हैं, तो हमने पढ़ा था बिग O जो है वो अपर बाउंड है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो g of n का
लाइन होगा ना वो हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर आएगा, ठीक है, और जो एफ ऑफ एन की लाइन है वो नीचे आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखोगे ये एन नॉट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट के आने के बाद से सभी जो लाइन है ना वो प्रॉपरली एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे सी ऑफ जी एन की लाइन स्टार्टिंग में देखो, वो पहले ऊपर थी, फिर कुछ इनपुट्स के बाद जो है वो वापस नीचे चली गई, फिर कुछ इनपुट्स के बाद वो वापस ऊपर चली गई। सॉरी, ये एफ ऑफ एन की लाइन है, एफ ऑफ एन की लाइन है, पहले वो ऊपर थी, फिर नीचे गई, फिर वापस ऊपर गई, फिर जब ये एक एन नॉट वाला पॉइंट आया या फिर एक कह लो इनपुट आया या फिर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, और उस कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद जो एफ ऑफ एन की लाइन है वो सी ऑफ जी एन के सी इंटू जी एन की लाइन के नीचे ही है, फिर वो कभी ऊपर नहीं गई, ठीक है। तो ये एन नोट जो है वो क्या है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अकर होने के बाद सभी कंडीशंस जो है प्रॉपरली सेटिस्फाई होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो आगे एक एग्जांपल है उसमें समझ जाओगे। तो इसमें हमारा ये नोटेशन क्या होगा, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखना है, ओ यू और जी ऑफ एन जो है वो हमारा अपर बाउंड होगा, और एक ये फॉर्मूला, ठीक है, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन। अब आते हैं नेक्स्ट नोटेशन पर जो है ओमेगा। ओमेगा के अंदर आपको याद रखना है ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा एल, ठीक है। अब इसमें जो है एक पॉइंट नहीं लिखा है, वो वाला जो ऐसा पॉइंट है ना, जी ऑफ एन इज असिम्प्टोटिकली अपर बाउंड, और इसके अंदर ये ही सेम सेंटेंस जो है लोअर बाउंड से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो सेंटेंस आप लिख लेना। अब आते पहले इस पे ओमेगा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, और इसे आप कह सकते हो लोअर बाउंड। द ओमेगा notation is used to denote by omega. It is a method of representing the lower bound, ठीक है, of algorithms running time. The function f of n equals to omega of g of n if there is a constant c greater than 0 and a natural number n not such that c into gn less than equals to f of n for all of एन ले ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन जीरो, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, या फिर ये ही वाली सेम फॉर्मूला याद रखो। बस आपको क्या करना है, इसकी साइन अगर चेंज कर दोगे तो ये बन जाएगी ओमेगा के लिए, ओके। या फिर आप ये दोनों की पोजीशन चेंज कर दो तो भी ये बन गया हमारा ओमेगा का फॉर्मूला, ओके। सिंपल सी चीज़ें, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। एफ ऑफ एन को अगर आप ये पोजीशन से हटाकर इस पर रख दो तो फिर ये बन जाएगा आपका ओमेगा लोअर बाउंड के लिए। और अगर यहाँ पे आप अगर साइन चेंज कर देते हो, यानी ले ये क्या है, लेस देन है ना, अगर इसको ग्रेटर देन कर दोगे तो फिर ये बन जाएगा ओमेगा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा ओमेगा जो है वो लोअर बाउंड के लिए, तो यहाँ पे हमारा सी ऑफ जी एन जो है वो नीचे आएगा एफ ऑफ एन के। इसके अंदर हमने देखा जैसे कि अपर बाउंड है तो इसमें एफ ऑफ जो सी ऑफ जी एन है वो एफ एफ एन के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो लोअर बाउंड है तो यहाँ पे सी ऑफ जी एन जो है वो एफ ऑफ एन के नीचे है, ठीक है। और इसमें भी सेम वही हमारा एन नॉट है, जहाँ पर एक पॉइंट के आने के बाद से जो भी कंडीशंस थी वो प्रॉपरली सेटिस्फाई होने लगी। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एफ ऑफ एन जो है वो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस ये पर्टिकुलर एन नॉट के अकर होने के बाद सभी प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपरली सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नोटेशन जो है कुछ इस तरह से होगा, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट थीटा नोटेशन पर। इसे आप सेम ऑर्डर भी कह सकते हो। Theta notation is denoted by theta. By this method, the time between upper bound and lower bound, sorry कुछ भूल गया. By this method, the running time is between upper bound and lower bound. अब इसके अंदर जो हमारा रनिंग टाइम होगा वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में होगा, ओके। द फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा जी, थीटा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। ऑफ में अगर भूल जाओ तो समझ जाना। इफ देर आर कॉन्स्टेंट सी वन एंड सी टू and greater than 0 and a natural number n not such that c1 into g of n less than equals to f of n less than equals to c2 into g of n for all n less than greater than equals to n not, ठीक है। ये वाला मेन फॉर्मूला ये आपको याद रखना है।
थीटा नोटेशन के लिए या फिर कह लो सेम ऑर्डर के लिए। ओके, और फिर क्या है, थीटा ऑफ जी ऑफ एन इज अ सेट। ओके, वी कैन राइट एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन टू इंडिकेट दैट एफ ऑफ एन इज अ मेंबर ऑफ थीटा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, थीटा ऑफ जी ऑफ एन जो है एक पूरा सेट है, उस सेट के अंदर हम लिखेंगे एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन। वो क्या इंडिकेट करेगा, ये जो एफ ऑफ एन है ना, वो थीटा ऑफ जी ऑफ एन का मेंबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच में आता है, इसके लिए इसे एक तरह से मेंबर कहा जा रहा है। जी ऑफ एन इज असिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड फॉर एफ ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो जी ऑफ एन है वो क्या होगा, टाइट बाउंड होगा एफ ऑफ एन के लिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसके लिए। और यहाँ पर आप ये वाली फॉर्मूला से अच्छा ये वाली फॉर्मूला लिखो। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला ही सही है। C1 इंटू जी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू C2 इंटू जी ऑफ एन। ये वाली फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखनी है, ये वाली मत लिखना। ओके, और अगर ग्राफ की बात की जाए तो यहाँ पर C1 जो है वो सबसे नीचे आएगा, C1 इंटू जी ऑफ एन यानी, और फिर एफ ऑफ एन जो है फिर बीच में आएगा, और फिर C2 ऑफ जी ऑफ एन जो है, C2 इंटू जी ऑफ एन जो है वो सबसे ऊपर आएगा। और इसमें भी सेम वही एन नॉट का फंडा है, उस पॉइंट के अकर होने के बाद सभी जो भी कंडीशंस थी वो प्रॉपरली सेटिस्फाई हुई, तब जाके ये सभी लाइंस जो है प्रॉपरली इस वे में अरेंज हो गई। ठीक है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, ये होगा हमारा नोटेशन। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एंड जी ऑफ एन इक्वल्स टू एन। ठीक है, ये जो है एल्गोरिदम 1 का रनिंग टाइम है, ये एल्गोरिदम 2 का रनिंग टाइम है। अभी ये सब मत देखो, सीधा टेबल पे आओ। एन जो है हम 1 से 5 लेते हैं, एफ ऑफ एन तो हमारा एन स्क्वायर है, अब जी ऑफ एन जो है वो एन है। अब वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पे आएगा 1 1। ओके, यहाँ पे 4 और 2, यहाँ पे 9 एंड 3, यहाँ पे 16 एंड 4, 25 एंड 5। ठीक है, ये सीधा आपको वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एफ ऑफ एन की वैल्यूज़ है वो जी ऑफ एन से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे मेन क्या चीज़ देखनी है, जी ऑफ एन। जी ऑफ एन को आप अगर देखो तो वो ये एफ ऑफ एन से कम आ रहे हैं, यानी लोअर आ रहे हैं। और अगर हमारा जी ऑफ एन अगर लोअर है तब हमें क्या याद रखना है, ओमेगा एल। ठीक है, मैं वहाँ पे लिखा था कुछ इस तरह से, ओमेगा ओमेगल। ठीक है, एल। तो यानी ये कौन सा हमारा असिम्प्टोटिक नोटेशन रिप्रेजेंट करना होगा हमें यहाँ पर, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एन है, इसके लिए। ओके, एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। सेम यही चीज़ है, बस दोनों को स्वैप कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो एफ ऑफ एन जो है 1 to 5 है, और जी ऑफ एन जो है वो उसका स्क्वायर है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो जी ऑफ एन जो है वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये जो है हमारा एक तरह से अपर बाउंड इंडिकेट करता है। और अपर बाउंड हमने देखा था वो किस में आता है, ओ यू में। ठीक है, यानी बिग ओ में आता। तो यहाँ पे हमारा नोटेशन यूज होगा बिग ओ। ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एन। इक्वल्स टू क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि पहले दो जो है वो सेम आ रहा है। ओके, अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, जहाँ पर एफ ऑफ एन है एन स्क्वायर और जी ऑफ एन है 2 raised to n। एल्गोरिदम 1 का रनिंग टाइम, एल्गोरिदम 2 का रनिंग टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे टेबल पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पर n जो है 1 से लेके 7 तक लिए हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे वैल्यू पहले क्रिएट कर लेते हैं। 1 आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 1 रेस टू 2 1 होगा, 2 रेस टू 1 2 होगा, फिर 2 रेस टू 2 4, 2 रेस टू 2 4, 3 रेस टू 2 9, 2 रेस टू 3 8, फिर 4 रेस टू 2 16, 4 रेस टू सॉरी 2 रेस टू 4 that is 16, 5 raised to 2 25, 2 raised to 5 32। ठीक है, इस तरह से आप जो है वैल्यू पुट करना, और कुछ इस तरह से आपकी आएगी वैल्यू। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, एफ ऑफ एन जो है यहाँ पर जी ऑफ एन से कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों में जो है एफ ऑफ एन जी ऑफ एन सेम है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वापस एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन है जी ऑफ एन से। तो ये एक तरह से ना इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, पहले एक एफ ऑफ एन जो है
ज़्यादा आया, फिर जी ऑफ एन ज़्यादा आया, फिर वापस एफ ऑफ एन ज़्यादा आया। इस तरह से जो है यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रही है ग्राफ की। अगर ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। और ये है 4 जो है वो होगा हमारा एन नॉट पॉइंट, और इस पॉइंट के अकर होने के बाद हमारी सभी कंडीशन जो है प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जैसे ही ये 4 वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी ये क्या है हमारा एन नॉट है। ठीक है, ये जैसे ही अकर हुआ तब हमारा पूरा ग्राफ जो है वो प्रॉपरली वर्क करने लगा। फिर देखो यहाँ पे एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एन, फिर लेस देन लेस देन लेस देन। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा एक तरह से फोर्थ वाला पॉइंट। और फिर यहाँ से हमारी सभी कंडीशन जो है प्रॉपरली वेरीफाई हो रही है, और एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन है जी ऑफ एन से। तो ये कौन सा हमारा ग्राफ बनेगा, बिग ओ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे नोटेशन यूज होगा हमारा बिग ओ वाला। ओके, ओ वाला। ओके, हियर फोर n greater than equals to 4 f of n less than equals to g of n, so n0 4। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी कहा था। ये n04 क्या है हमारा, एक पॉइंट है। उस पॉइंट के अकर होने के बाद सभी कंडीशंस जो है प्रॉपरली वेरीफाई हो रही है, और उस पॉइंट के पहले जो है कुछ कंडीशन जो है प्रॉपरली वेरीफाई नहीं हो रही थी। ठीक है, वो अब आपको समझ में आ चुका होगा ये ग्राफ कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन के फोर्थ एग्जाम्पल पर, जहाँ पर हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 30n+8 इज द ऑर्डर ऑफ एन, और ओमेगा बिग ओ ऑफ एन, और जी ऑफ एन इक्वल्स टू है n² + 1 इज ऑर्डर n²। और फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखा गया है ओ ऑफ n²। ओके, कैसे लिखा गया है, यहाँ पे आप n को देखो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीधा n है, यहाँ पे n² है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n² है। ओके, अब यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करते हैं। जो ये ब्लू लाइन है वो होगी हमारी फंक्शन के लिए, रेड लाइन जो है वो होगी जी ऑफ एन के लिए। जैसे ही आप फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो उसका जो लाइन है वो कुछ इस तरह से आएगा, स्लोप की तरह। ओके, और जी ऑफ एन के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे ना, तब ये एफ ऑफ एन के नीचे रहेगा। पर जब एक ऐसा पॉइंट आएगा, फिर उस पॉइंट के अकर होने के बाद जी ऑफ एन की वैल्यूज जो है एफ ऑफ एन के ऊपर ही रहेगी, और ये क्रिएट करेगा अपर बाउंड। अपर बाउंड यानी बिग ओ, ओ यू। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा बिग ओ। ओके, और बेस वैल्यू यहाँ पे हमारा n0 अकर हुआ, उसकी वजह से फिर ये ग्राफ जो है जी ऑफ एन का वो अपर जा रहा है। ओके, इन जनरल एनी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर फंक्शन इज फास्टर ग्रोइंग देन एनी ऑर्डर ऑफ n फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका n स्क्वायर वाला अगर कोई ऑर्डर का फंक्शन होता है, वो ऑर्डर ऑफ n के फंक्शन से ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का जो भी फंक्शन होगा वो o ऑफ n के फंक्शन से ज़्यादा फास्टली ग्रो होगा। ओके, अब यहाँ पर जो है कॉमन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का टेबल दिया गया है। ठीक है, ये टेबल आप अच्छे से पॉज करके देख सकते हो। ये टेबल देने का मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको एक प्रॉपर वे के अंदर अगर अरेंज कर दोगे, तो फिर ये एक तरह से बढ़ता हुआ आपको वैल्यू का एक टेबल दिखता हुआ मिलता हुआ दिखेगा, जो भी होगा वो दिखेगा। ठीक है, लॉग ऑफ एन वाली कॉलम को आप जो है एन वाली कॉलम पर ले लो, और जो एन वाली कॉलम है उसको आप यहाँ पर ले लो। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम वैल्यू देखते जाते हैं। 2 4 8 16 64 16 20 40, ये एक्सेप्शन है, ये वाले चेक करते हैं लॉग एन से। यहाँ पर से 4 16 64 256 4096 65536 फिर 2.09 इंटू 10⁻13। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये जो वैल्यूज जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर जो है यूनिट चेंज होते जा रहे हैं, या फिर कह लो ऑर्डर्स जो है चेंज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यूज जो है वो बढ़ती जा रही है। सेम 64 में भी यही 6 64 384 4096, फिर ये इस तरह से जो है वैल्यूज जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, तो ये था हमारा कॉमन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसका मैंने एक ऑर्डर भी क्रिएट किया है। कहाँ गया, टड़ा, आ गया। ओके, ये रहा। ठीक है, पहले आएगा 1, फिर आएगा लॉग एन। ठीक है, मैंने पहले इसके लिए लॉग एन को यहाँ पर लिया था। फिर आएगा रूट एन,
फिर n, फिर n log n, n स्क्वायर, n क्यूब, फिर जो भी n के टर्म है वो, फिर यहाँ से 2 रेज टू वाले टर्म्स स्टार्ट हो गए, सॉरी 2 रेज टू n, फिर 3 रेज टू n, इस तरह के टर्म हो गए। फिर यहाँ पर जो भी उसका इनफाइनाइट रेज टू n हो वो, फिर एक्सपोनेंशियल रेज टू n, फिर n रेज टू n, सॉरी यहाँ पर n रेज टू n जो है पहले आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा से, एक्सपोनेंशियल तो बाद में आना चाहिए। ओके, कुछ नहीं, एक बार मैं ये चेक कर लूँगा, ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। और फिर n फैक्टोरियल तो लास्ट में ही रखा है इन्होंने भी, ठीक है, ये वाला ऑर्डर रहेगा हमारा। ओके, ये आपको फॉलो करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन, वैसे तो इसका क्वेश्चन नहीं आता है, अगर ये आगे इस तरह के आपको अगर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ये आपको ऑर्डर दिया गया है, ये ऑर्डर को आपको इस ऑर्डर में लिखना है। ये बार बार गायब हो जा रहा है, ठीक है, ये वाले ऑर्डर में आपको ये सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक आपको पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लिखने हैं, बस ये वही चीज़ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक रूल दिया गया है जिसे कहते हैं मैक्सिमम रूल। तो ये रूल क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एन जी ऑफ एन। यानी जब भी आपको एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन का प्लस करने के लिए कहा गया हो, तब आपको एडिशन नहीं परफॉर्म करना है, तब आपको जो भी एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन में से मैक्सिमम वाला एलिमेंट है उसे लिखना है, ठीक है। यानी जिसका भी रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होगा उसको आपको लिखना है, ना कि एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखा था, ये इतने जो है, ठीक है, ये जो है लोअर बाउंड में आते हैं इतने एलिमेंट्स, और यहाँ से लेके लास्ट तक जो है ये अपर बाउंड में आते हैं, और ये जो बीच में एन दोनों में कॉमन था ना, वो आएगा हमारा टाइट बाउंड पे, या फिर कह लो सेम ऑर्डर, या फिर जो थीटा वाला बाउंड है वो। ओके, इसके आगे जो है ये आएगा हमारे अपर बाउंड, और ये पीछे है वो लोअर बाउंड में, ठीक है। अब यहाँ पे एक सम देख लेते हैं इसका, n⁴ प्लस 100n² प्लस 10n+50। तो इसमें हमारा ऑर्डर मैक्सिमम रूल के हिसाब से आंसर क्या आएगा, n⁴। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, इसके लिए रेट ऑफ ग्रोथ जो है इसका सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो n⁴ का जो है सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, इसके लिए यहाँ पर आएगा इसके लिए। और फिर दूसरा है एग्जाम्पल 10⁻n³ प्लस 2⁻n², ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, n³ दिख गया मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आएगा n³। इसमें भी सेम वही n³ ही आएगा। ओके, द लो ऑर्डर टर्म्स इन अ फंक्शंस आर रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट फॉर लार्ज n। जो भी लो ऑर्डर वाले टर्म्स होंगे वो n के सामने काफ़ी नेग्लेजिबल होगे, इसके लिए उन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे n⁴ था, तो हमारा सीधा आंसर जो है हमने n⁴ लिख दिया। और यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया है ऑफ बाइंग एलिफेंट्स एंड गोल्ड फिश। ठीक है, यहाँ पे आप जो है एलिफेंट खरीद रहे हो और गोल्ड फिश खरीद रहे हो, तो एलिफेंट की प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, और गोल्ड फिश की उसके कंपेयर में काफ़ी कम होगी, जो नेग्लेजिबल होगी। तो यहाँ पे कॉस्ट लिखी है, कॉस्ट ऑफ एलिमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश, और इसका आंसर देखो, इसे राउंड फिगर करके कॉस्ट ऑफ एलिफेंट अप्रोक्सीमेशन इस तरह से लिख दिया। क्यों? क्योंकि गोल्ड फिश की जो भी प्राइस थी, सॉरी कॉस्ट थी, वो काफ़ी नेग्लेजिबल थी, इसके लिए उसे रिमूव कर दिया या फिर नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम यही चीज़ इसमें भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे n⁴ है, तो फिर ये सभी को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा और रेट ऑफ ग्रोथ है, इसके लिए। ओके, n⁴ प्लस 100n² प्लस 10n+50 एंड n⁴ हैव द सेम रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये जो पूरा टर्म है वो n⁴ के सेम ही है, इसके लिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है कि ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा पूरा क्या नाम है इसका, असिम्प्टोटिक नोटेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे, और ये था हमारा पूरा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का ऑर्डर, ठीक है।